हाँ राइट डन। मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स मेंट फॉर सेमेस्टर 2। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो एमएमई थी दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी, और सेकंड सेमेस्टर में इस पेपर का नेम जो थोड़ा सा चेंज हुआ है दैट इज इंटरमीडिएट। क्लियर? अब जो कंटेंट है वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? सो राइट ऑन कंटेंट। आपकी यूनिट नंबर 1 है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली दो पार्ट्स आपको करने। एक पार्ट है आपका वेक्टर्स का, सेकंड पार्ट है आपका मैट्रिसेस का। दो पार्ट्स आपको लीनियर अलजेब्रा में कवर करने। एक पार्ट है वेक्टर्स का, सेकंड पार्ट इज मैट्रिसेस, ठीक है? मैट्रिसेस की नॉलेज मोर और लेस आपके पास है, आपको भी पता है। एक तो मैट्रिसेस स्टार्ट होती है एडिशन से, और रफली ये आपकी मैट्रिक्स इनवर्स मेथड तक जाके खत्म होगी, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। लेकिन यानी कि वहाँ तक की नॉलेज आपकी अंडरस्टूड मानी जाएगी, ठीक है? क्योंकि आपने वहाँ तक का एग्जामिनेशन 12th में जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ तक आपके एग्जामिनेशन के अंदर चीज़ें पूछी जा सकी। तो ध्यान रखिएगा, मैट्रिसेस की बात जब भी करेंगे तो आप वहाँ तक की चीज़ें नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, बुक में तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। क्लियर? आपकी जो रीडिंग होगी उसमें मैट्रिसेस में एडिशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी, एडजॉइंट भी होगा, ट्रांसपोज भी होगा, इनवर्स भी होगा, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड भी होगा। लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों की टेस्टिंग आपकी पहले से हो गई दोबारा आपको उस पर स्ट्रेस नहीं डालना, ठीक है? रादर से यदि आप इन पोर्शंस की बात करें जिसपे कि एग्जामिनेशन आपकी हो गई है, इसमें आपकी प्रूफिंग आएगी, ठीक है? क्लियर? मतलब आप प्रूफ करो, ठीक है? तो प्रूफिंग का मतलब आपका जैसे एडजॉइंट के अंदर प्रूफ है, ट्रांसपोज के अंदर प्रूफ है, इनवर्स के अंदर कुछ प्रूफ है, तो वो आपको करने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये यानी कि मैट्रिसेस के अंदर बेसिकली जो पोर्शन आपने 12th में कवर किया है वो पोर्शन नहीं आएगा। यदि कुछ आएगा तो बेसिकली प्रूफ आएगा। यहाँ जो आपकी कंटेंट होगी वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स या रैंक ऑफ अ मैट्रिसेस एंड ऑनवर्ड। ये बेसिकली मेन स्ट्रेस आपको यहाँ देना है, रैंक एंड ऑनवर्ड। रैंक एंड ऑनवर्ड का मतलब पहले रैंक की नॉलेज आपकी होनी चाहिए, और फिर उसके आगे जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगी रैंक मेथड से वो आपकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? तो ये आपकी स्ट्रेस वाली पार्ट है जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? वेक्टर्स में मेरे हिसाब से ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी नहीं, इसलिए मैं वेक्टर्स में सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपरली, ठीक है? और रफली मैं आपको बता देता हूँ कि वेक्टर्स के अंदर 5-6 क्लासेस कवर करेंगे हम, और मैट्रिसेस के अंदर भी 6-7 क्लासेस के आसपास आपकी यहाँ भी कवर होगी, ठीक है? तो लीनियर अलजेब्रा की कंटेंट रफली 12, 13, 14 क्लासेस के अंदर की होगी आपकी, ठीक है? उसके अंदर जो भी टॉपिक्स होगा उसको हम कवर करेंगे। अब आइए यूनिट नंबर 2। लेकिन फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। सेवरल वेरिएबल्स में ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस टू वेरिएबल्स पे। लेकिन आपको क्योंकि एडवांस मैथ्स भी पढ़ना है, ठीक है, सेमेस्टर 3 के अंदर, क्लियर, एडवांस फॉर्म में, तो ये बेसिकली n वेरिएबल्स तक भी अब आपको कवर करना पड़ेगा। पहले तो 2 वेरिएबल्स तक ही स्ट्रेस था, अब यू हैव टू कवर इट अप टू n वेरिएबल्स। तो सेवरल वेरिएबल्स में n वेरिएबल्स तक आपको कवर करना है, ठीक है? इसमें करना क्या क्या है? एक तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, सेकेंड वन होमोजेनियस एंड होमोथेटिक फंक्शन। मैंने आपको लिख के दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन, होमोजेनियस एंड होमोथेटिक फंक्शंस।
और थर्ड वन इम्प्लिसिट फंक्शन। मैंने मेन लिख दिया आपके लिए, ठीक है, क्लियर। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये 2-3 टॉपिक मैंने लिख दिए जो मेन क्रक्स के आपके। तो ये 3 टॉपिक तो आपकी कवर करनी है। डिफरेंशिएशन के अंदर बहुत सारा आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब चेन रूल ये सब सारा होगा, क्लियर। होमोजीनियस फंक्शन एंड होमोथेटिक फंक्शन ऑब्वियसली पार्शियल डिफरेंशिएशन बेस्ड होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम भी होगा यूजिंग जैकोबियंस, ठीक है, मतलब जैकोबियंस की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको और इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की भी। तो मैंने आपके लिए इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा है, लेकिन बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम तक आपको कवर करनी होगी और साथ में थोड़ी बहुत जैकोबियंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सारी बातें आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कवर करनी। अब आइए थर्ड वन, ऑप्टिमाइजेशन। ये आपकी थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट इज लीनियर अलजेब्रा, सेकेंड यूनिट इज फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। मैंने आपसे क्या कहा, पहले 2 वेरिएबल्स पे स्ट्रेस थी, अब n वेरिएबल्स तक करना है, क्योंकि रीजन एडवांस मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको चीजें वहां तक कवर अप करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आइए ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या करना है। पहले भी आपने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा है, लेकिन वो 1 वेरिएबल का था सेमेस्टर 1 के अंदर। यहाँ जो आपको कवर करनी है वो 2 वेरिएबल्स की कवर करनी है, और मैंने आपसे पहले कहा थोड़ी सी नॉलेज n वेरिएबल्स तक ले जाएं तो दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। इसमें करना कौन कौन सा टॉपिक है आपको। फर्स्ट वन कॉनकेव कॉन्वेक्स फंक्शंस, सेकेंड वन क्वाज़ी कॉनकेव एंड क्वाज़ी कॉन्वेक्स। कुछ लोग क्वाज़ी कॉनकेव क्वाज़ी कॉन्वेक्स भी कहते हैं, समटाइम्स इज इट प्रोनाउंस्ड एज क्वाज़ी कॉनकेव एंड क्वाज़ी कॉन्वेक्स फंक्शंस, क्लियर। एंड थर्ड वन मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर। मैक्सिमा मिनिमा में लोकल भी होगा, यानी कि लोकल का मतलब 2 वेरिएबल्स और n वेरिएबल्स का, और आपका सेकेंड वन वो भी होगा जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होती है, रादर से एब्सोल्यूट मैक्स एब्सोल्यूट मिन, ठीक है। अब रही बात फोर्थ वन मतलब एक होता है लैग्रेंज मल्टीप्लायर वाला कंटेंट। तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर वाला कंटेंट अभी डिसाइड होना बाकी है, ठीक है, रीडिंग लिस्ट आने के बाद ही वो क्लियर होगी आपकी, ठीक है। अभी रीडिंग लिस्ट आपकी आई नहीं है, इसलिए फोर्थ वन के बारे में रादर से ये तो कहलाती है अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, एंड फोर्थ वन लैग्रेंज मल्टीप्लायर होगी, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन वाला पोर्शन वो इस सेमेस्टर में रखते हैं या उसे एडवांस में ले जाएंगे, ये रीडिंग लिस्ट के बाद क्लियर होगी आपकी। बी क्लियर अबाउट दिस वन, ठीक है। इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। लीनियर अलजेब्रा, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एंड ऑप्टिमाइजेशन में कॉनकेव कॉन्वेक्स फंक्शन, क्वाज़ी कॉनकेव क्वाज़ी कॉन्वेक्स, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। एक और हो सकता है वो है आपकी लैग्रेंज मल्टीप्लायर वाला, तो वो इधर पुटअप करेंगे या उधर पुटअप करेंगे ये डिसाइड होना अभी बाकी है, क्लियर। वो हो सकता है इधर भी पुटअप हो सकती है, क्योंकि पहले तो इधर ही थी, अब बाद में जाके उधर वाली जो पॉसिबिलिटी होगी तो वो देखना पड़ेगा कि हायर की तरफ ले जाते हैं या नहीं। हाँ, मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा देता हूं, आप देख लो। हाँ, ये आपकी कंटेंट है जो बेसिकली du.ac.in पे आपको मिलेगी, मतलब du के साइट पे, ठीक है, क्लियर। और रीडिंग लिस्ट अभी आना रह गया है, ठीक है, तो रीडिंग लिस्ट बनती है तो इसमें क्लियर कट आ जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक आपको कवर करनी। बुक्स जो फॉलो करनी है वो यही है आपकी, हैमंड, लिख लीजिएगा क्लियरली। ये बुक आपको फॉलो करनी ही करनी है, मतलब ये कंप्लीट जो चैप्टर्स हैं इसके बाद। और दूसरा एक बुक उन्होंने और अटैच की है, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बाय हॉय, ठीक है। तो ये इससे क्या कंटेंट कवर करते हैं वो अभी रीडिंग लिस्ट के बाद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो पूरी की पूरी आपको करनी, और हॉय वाले पोर्शन की जो कंटेंट होगी वो
बेसिकली रीडिंग लिस्ट के बाद क्लियर होगी। अब रही बात, आपने एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1 का दे ही लिया है, रफली आपको पता चली गया है कि आपके पेपर्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आप अपने स्टैंडर्ड को 20 to 25% रेज करेंगे तो फिर आपके एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस कवर्ड होंगे, ठीक है। यदि आप एज इट इज बुक करते हैं, ठीक है, क्लियर, और आपकी स्टैंडर्ड 20 to 25% रेज नहीं होती, जो ऑब्वियसली फैकल्टी का काम है कि वो आपका 20 to 25% स्टैंडर्ड रेज करें। यदि आप 20 to 25% स्टैंडर्ड रेज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम जो आपकी सेमेस्टर 1 के एमएमई के अंदर थी एज इट इज यहां रहेगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से एमएमई 2 के अंदर ये और आपकी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है, क्योंकि रीजन एमएमई 1 का कंटेंट तो आपने मोर और लेस 12th में भी देख रखा होगा, जो आपने 12th की पढ़ाई की होगी ऑलमोस्ट वैसा ही कंटेंट आपको सेम मिलता है। ये सारे कंटेंट आपके लिए न्यू है। एक थोड़ी सी नॉलेज इसके अंदर आपकी मैट्रिसेस के अंदर है, जो मैंने कहा लीनियर अलजेब्रा के अंदर, लेकिन उस लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो कंटेंट की नॉलेज आपकी है, मैंने आपको पहले ही कह दिया, उससे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। जो नहीं है क्वेश्चन वहीं से होगा, क्लियर। और जो थोड़ी बातें आपकी रह गई उसमें प्रूफिंग की नॉलेज यदि आपकी हो, दैट वुड बी मच बेटर। तो ये ध्यान रखिए, आप अपने स्टैंडर्ड को 20 to 25% रेज करेंगे तो ही आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसा कि आपने एक्सपीरियंस पहले भी किया होगा कि एमएमई का जब पेपर देते हैं तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे लिए मेंट नहीं होना चाहिए था, शायद पड़ोसी वाले के लिए मेंट होना चाहिए था, ठीक है, मेरा क्वेश्चन पेपर तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये जरूर पड़ोसी का होगा, गलती से मुझे दे दिया, क्लियर। इस तरह का जो एटीट्यूड आपके अंदर या इस तरह की जो कोई फीलिंग हो रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि आप एज इट इज पढ़ोगे जो बुक के अंदर लिखी हुई, या उतने ही क्वेश्चंस करोगे तो फिर आपकी वो पोजीशन नहीं बनेगी, ठीक है। आप अपने स्टैंडर्ड को 20 to 25% रेज करो तो आपको ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये फैकल्टी का काम होता है कि वो आपके 20-25% स्टैंडर्ड रेज करके रखे। मैं आपको जो पीडीएफ्स दूंगा क्वेश्चंस के, तो मैं आपको एक बार रफली बता देता हूं। यही टॉपिक्स जो मैंने आपको लिख के दिया है, वेक्टर्स, मैट्रिक्स अलजेब्रा, कॉन्वेक्स सेट, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, इकोनॉमिक एप्लीकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन की मैंने आपसे पहले कहा कि वो थोड़ा सा अभी देखना होगा कि इस सेमेस्टर में रखेंगे या एडवांस में ले जाएंगे, ठीक है। इतने टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा रेज करके रखना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने, आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में ये आपको दे देंगे। अलग अलग सेक्शंस ट्राई करेंगे कि हम अलग अलग आपको दें, जिससे कि आप ज़्यादा एफर्ट कर सकें। सेवरल वेरिएबल्स के अंदर या जिन जिन टॉपिक्स के अंदर है वो हम अलग अलग पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर सकें, क्लियर। तो सारी बातें मैंने आपको रफली बता दी है। स्टार्ट हम ऑब्वियसली लीनियर अलजेब्रा से करेंगे और लीनियर अलजेब्रा में हम वेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करें, पुट द हेडिंग लीनियर अलजेब्रा। मैंने आपसे पहले कहा कि इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक वेक्टर्स का पार्ट, दूसरा मैट्रिसेस का पार्ट, लेकिन हम पहले वेक्टर्स वाले पार्ट में, ठीक है, उसके बाद हम मैट्रिसेस वाले पार्ट में जाएंगे, क्लियर। तो वेक्टर्स वाले पार्ट में जी यहां क्लियर कट लिख लीजिएगा वेक्टर्स। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है वेक्टर का जो कंटेंट है वो बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड है। ऑल्दो लीनियर अलजेब्रा में फिजिक्स यूज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ माइनर सा कंटेंट जो फिजिक्स के अंदर है वो आपको लीनियर अलजेब्रा में दिखेगी। लीनियर अलजेब्रा का मतलब लाइंस की अलजेब्रा। बेसिकली लीनियर अलजेब्रा की स्टार्टिंग इसी से हुई थी कि वो लाइंस की अलजेब्रा से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो लाइंस के अलजेब्रा को फिर फर्दर डेवलप करके लीनियर अलजेब्रा बनाया गया, ठीक है। तो वेक्टर्स, मैंने आपसे क्या कहा कि वेक्टर्स की नॉलेज जो फिजिक्स के अंदर है, ठीक है, वो थोड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ती है। कई लोग साइंस साइड से जो पढ़े होते हैं उनको जरूरत ही नहीं पड़ती उतनी ज़्यादा वेक्टर्स की,
ठीक है, क्योंकि उनकी नॉलेज अंडरस्टूड होती है। कुछ लोग जो साइंस साइड से नहीं होते उनको हमेशा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है वेक्टर्स के अंदर, ठीक है, कि ये कैसे चीजें चल रही है। तो मैं आपको 5-10 मिनट्स जो फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स है वो एक्सप्लेन कर देता हूं, और कभी कभी उसकी जरूरत हमें इस लीनियर अलजेब्रा में होगी, ठीक है। तो वो पहले कंसेप्ट लिख लीजिए जो फिजिक्स के अंदर। लिखिए फर्स्ट वन, देखिए वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज, राइट ऑन, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude and direction. देखिए वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude and direction। लिख लिया आपने? मीनिंग में आपको थोड़ा रुक के बताऊंगा। राइट ऑन सेकेंड वन, स्केलर्स। हाँ, राइट ऑन, स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज, scalars are those quantities which have magnitude only. Scalars are those quantities which have magnitude only. लिखा आपने which have magnitude only। लिखिए नेक्स्ट लाइन, scalars are represented by, scalars are represented by real numbers। Scalars are represented by real numbers। लिखा आपने? Write down point number 3, vectors are represented by, vectors are represented by an arrow। एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। लेकिन फॉर एग्जांपल 10 मीटर ईस्ट, मान लीजिए ये वेक्टर है हमारा। आपको मालूम है ये वेक्टर क्यों है? क्योंकि 10 मीटर मैग्नीट्यूड है उसका, और ईस्ट आपका उसका डायरेक्शन। मैंने आपसे क्या कहा कि वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। तो मेरे पास एक एग्जांपल है 10 मीटर ईस्ट का। तो 10 मीटर ईस्ट यदि आप प्लॉट करना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम है ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लियर? अब 10 मीटर ईस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया, और डायरेक्शन मैं ईस्ट का दूंगा जो ईस्ट का डायरेक्शन होता है। ऑब्वियसली 10 मीटर तो ड्रॉ हो नहीं सकती, तो आप ड्रॉ क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर की लाइन, जहां 1 सेंटीमीटर ऑब्वियसली इक्विवेलेंट टू 10 मीटर होगी, ठीक है, और डायरेक्शन आप ईस्ट का देंगे। क्लियर? ऐसे ही मुझे 20 मीटर ईस्ट रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा और डायरेक्शन ईस्ट का दूंगा। तो वेक्टर हमेशा एरो से रिप्रेजेंट होता है। बी क्लियर अबाउट दिस वन। अब रही बात वेक्टर में होता क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, रिप्रेजेंटेशन उसकी एरो से होगी। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। Write down equality of vectors. Write down a statement: two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if they have same magnitude. If they have same magnitude and direction. Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and direction. लिखा आपने? लिखिए फॉर एग्जाम्पल एक मिनट यहां कंसंट्रेट की, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्लियर? मैंने एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ये आपकी 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट। क्लियर?
ये 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट आपने यहां ड्रॉ किया या यहां ड्रॉ किया, ये दोनों वेक्टर आपकी इक्वल, क्योंकि वेक्टर्स में चेंज तभी होता है या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो या दोनों चेंज करो। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम। क्लियर? अब रही बात वेक्टर में चेंज कब होगा, तो चेंज तभी होगा या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो। हमने दोनों में से कोई चेंज नहीं किया है, ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर से इक्वल माने जाएंगे। ठीक है, यहां एक रिमार्क पुट करो आप, लिखिए इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, लिखिए इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, if a vector is displaced parallel to itself, it does not change. If a vector is displaced parallel to itself, it does not change. ठीक है, मतलब वेक्टर को यदि आप पैरेलली शिफ्ट करोगे तो किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं माना जाएगा। रीजन, आपने मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं किया। जैसे ये आपकी 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट है और ये भी 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट है, ये दोनों वेक्टर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। रीजन, आपने मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया, डायरेक्शन में भी कोई नहीं किया। या फिर आप यहां ड्रॉ करो 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, क्लियर, या यहां ड्रॉ करो 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, आप कहीं भी ड्रॉ कर लो 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑब्वियसली ये वेक्टर्स आपके सेम माने जाएंगे, क्योंकि वेक्टर में चेंज तभी होता है या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो या दोनों चेंज करो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आई हेडिंग पुट की एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मतलब हमारे पास एक वेक्टर ही है, वेक्टर यू, और ये वेक्टर वी। मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल यदि आपको निकालना है ना, तो आपको दोनों वेक्टर्स का टेल मैच करना होगा। टेल मैच करने का मतलब ये वेक्टर का हेड है और ये वेक्टर का टेल, ये वेक्टर का हेड है और ये वेक्टर का टेल। क्लियर? दोनों का टेल मैच करना होगा तब जाके एंगल निकलेगी आपकी। तो मैंने वेक्टर यू को उठा के यहां रख दिया। क्लियर? और वेक्टर वी को क्या करें? ऑब्वियसली क्या करेंगे, यू के टेल पे रखना होगा, क्योंकि जब तक टेल मैच नहीं होगा तब तक एंगल नहीं निकलेगी। तो आपने आके यहां रख दिया। ध्यान रखिएगा, हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, ये यहां रख दी। इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज, और वी को उठा के उसके टेल पे रख दिया। फिर से वही बात, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। आपकी ये एंगल हुई थीटा, कोई डाउट? और इस थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली 0 to 180 डिग्री होगी। ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री, 0 to 180 लेना है आपको। दोनों का टेल मैच करना है और एंगल मेजर कर लेना। जो भी एंगल होगा वो ऑब्वियसली इस बात का ध्यान रखा जाए कि 0 to 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि पहले दोनों वेक्टर्स का टेल मैच कर लेना, और टेल मैच करते ही जो भी एंगल है उसे मेजर कर लेना है। एंगल पे एक क्राइटेरिया है जिसका ध्यान रखना है कि वो 0 to 180 डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही मेन कंसेप्ट है जिसके लिए मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, क्योंकि इसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो फिजिक्स वाला कंसेप्ट है उसमें सबसे ज्यादा एडिशन ऑफ वेक्टर्स की जरूरत होती है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आपके पास दो लॉज है, एक लॉ है ट्रायंगल लॉ और एक लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। एक ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड हेड टू टेल मेथड।
एंड पैरेललोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड टेल टू टेल मेथड। एक है हेड टू टेल और दूसरा क्या है, टेल टू टेल। एक मिनट यहां आ जाइए। हेड टू टेल और टेल टू टेल मेथड कैसे यूज करेंगे? मान लिया हमारे पास एक वेक्टर u है और एक वेक्टर v है। ठीक है, मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट लॉ इज हेड टू टेल, मतलब एक वेक्टर का हेड यूज करेंगे तो दूसरे वेक्टर का टेल यूज करना होगा। ठीक है, तो यहां जी ये हमारा वेक्टर u है। क्लियर? इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। अब v को उठा के कहां रखेंगे? तो मेथड इज हेड टू टेल, मतलब u का हेड यूज करेंगे तो v का टेल यूज करेंगे। तो आपको इस वेक्टर को u के हेड पे रखना होगा, v को मैंने ये रख दिया। ठीक है, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। थोड़ा सा मेरे डायरेक्शन में इसलिए चेंज करा, प्रॉपर स्केल से बना हुआ नहीं। यदि प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तो एक जैसा लगेगा। ठीक है, तो मैंने u के हेड पे v का टेल रख दिया। तो ऑब्वियसली मेथड इज हेड टू टेल, मतलब u का हेड तो v का टेल यूज करना होगा। ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने से जो रिजल्टेंट होगी वो उन दोनों वेक्टर्स की एडिशन होगी। ठीक है, तो वेक्टर एक क्या थी आपकी u, दूसरा क्या थी v, हमने दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड u प्लस v। ठीक है, तो हेड टू टेल का मेथड आपका बहुत ही क्लियर है। ये इनिशियल पोजीशन हुई, ये आपकी फाइनल पोजीशन हुई। इनिशियल फाइनल को जब भी मिलाएंगे तो आप उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन आपको मिल जाएगा। अब आइए सेकेंड वन, टेल टू टेल। ये आपकी u हुई, ठीक है, और ये आपकी v हुई। क्लियर? यानी कि टेल टू टेल का मतलब दोनों वेक्टर्स का टेल मैच करना, मतलब u का टेल और v का टेल आप पहले मैच कर लो। और कंसेप्ट वही, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। जब ये दोनों मैच हो जाए तो आपको पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेना। पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया, कंफर्म। अब रही बात, ये जो पोजीशन आपकी डायगोनल वाली, ये आपकी u प्लस वी होगी। अब यानी कि इस u प्लस वी और इस u प्लस वी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। बी क्लियर अबाउट दिस वन। ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा सेम मैग्नीट्यूड इसका भी होगा, जो डायरेक्शन इसका होगा सेम डायरेक्शन इसका भी होगा। यदि किसी भी तरह का आपको चेंजेस दिख रहा है तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि रीजन ये प्रॉपर स्केल से नहीं बना हुआ। यदि आप प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तो किसी भी तरह की कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इतनी बेसिक नॉलेज ये ध्यान रखिएगा। यहाँ एरो है, वेक्टर जब भी बनाएंगे तो एरो होना चाहिए आपका। क्लियर? तो मैंने आपसे क्या, प्रॉपर स्केल से जब भी बनाएंगे तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा कि आपकी लाइन कुछ और है और वहां कुछ और रिप्रेजेंटेशन हो रही है। इतनी बेयर मिनिमम नॉलेज आपकी रिक्वायरमेंट है लीनियर अलजेब्रा के अंदर। मतलब कभी कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि भाई एंगल में इन्होंने ऐसे क्यों ड्रॉ कर लिया है या वैसे क्यों ड्रॉ कर लिया है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स की थी वो थोड़ी सी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, इसलिए मैं इससे ज़्यादा की बात आपसे नहीं करूँगा। ठीक है, अब आइए आपकी प्रॉपर लीनियर अलजेब्रा कहाँ से स्टार्ट होती है। जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से स्टार्ट लेंगे। लीनियर अलजेब्रा की स्टार्टिंग होती है R1 से। R1 का मतलब होता है R। देखिए नीचे एक लाइन, R1 रिप्रेजेंट्स अ रियल लाइन। देखिए R1 रिप्रेजेंट्स अ रियल लाइन, मतलब जब भी मैं आपसे कहूं R1 तो बेसिकली इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ध्यान रखिएगा, लीनियर अलजेब्रा मतलब लाइंस की अलजेब्रा, क्योंकि कंसेप्ट वहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो R1 मीन्स R, और R आपकी रियल लाइन है। रियल लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कंसेप्ट आता है R2 का।
R2 का मतलब होता है R क्रॉस R, ठीक है। R क्रॉस R का मतलब एक रियल लाइन आपकी एक्स एक्सिस होगी और एक रियल लाइन आपकी वाई एक्सिस होगी, ठीक है, क्लियर। ये दो रियल लाइन होगी, एक रियल लाइन एक्स एक्सिस, दूसरा रियल लाइन क्या, वाई एक्सिस। अब रही बात R क्रॉस R में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो आपने कभी पढ़ा होगा सेट्स के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इधर आई, फॉर एग्जांपल यही दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ समझने के लिए, आपकी नॉलेज यहां है ही, और नहीं है तो इसे टॉप पे लिख लीजिएगा। मान लीजिए सेट ए में हमारे पास है 1 2 3 और सेट बी में है 4 5। तो मुझे बताइए ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है ए क्रॉस बी में कौन कौन आएगा, 1 4, आगे बताइए 1 5, नेक्स्ट क्या 2 4, नेक्स्ट क्या 2 5, नेक्स्ट क्या आएगा 3 4 3 5। ये आपकी ए क्रॉस बी में आएगी, क्लियर। आपने ए क्रॉस बी पहले भी पढ़ रखा है, कैसे निकालते हैं, एक होगा 1 4, नेक्स्ट 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5, क्लियर। वैसे ही आपको आर क्रॉस आर निकालना है, तो आर क्रॉस आर में क्या होगा, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे कवर्ड होंगे, ठीक है। तो आज ही स्टार्ट करें, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब के सब कवर्ड होंगे, जिसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, A1, A2 such that A1, A2 belongs to real number, क्लियर। कोई दिक्कत, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब R2 के पार्ट होंगे, क्लियर। लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में लिखते हैं, A1, A2 such that A1, A2 belongs to real number। अब आइए यहां एक लाइन लिख ली, R2 represents a set of ordered pair of numbers on a plane। लिख लिए R2 represents a set of ordered pair of numbers on a plane, मतलब एक प्लेन के ऊपर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स हैं, ऑर्डर्ड इसलिए क्योंकि 2, 4 कांट बी रिटन एज 4, 2, 2, 4 कांट बी रिटन एज 4, 2, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑर्डर्ड पेयर, इसलिए क्योंकि पेयर मतलब दो नंबर, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स प्लेन के ऊपर हैं वो बेसिकली R2 के पार्ट, ठीक है। सेम कंसेप्ट R3 के लिए, R3 मीन्स R क्रॉस R क्रॉस R, ठीक है। ऑब्वियसली एक रियल लाइन एक्स एक्सिस होगी, एक रियल लाइन वाई एक्सिस होगी और एक रियल लाइन जेड एक्सिस होगी। रही बात इसे हम कैसे लिखेंगे सेट्स के अंदर, A1, A2, A3 such that A1, A2, A3 belongs to real number। ये आपकी R3 हुई, क्लियर। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, यानी कि ज्योमेट्री आपकी सिर्फ R3 तक चलेगी, उसके बाद कोई ज्योमेट्री नहीं होती। इवन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी हम आसानी से ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन R3 मतलब थर्ड पॉइंट आपकी जेड एक्सिस हुई, और जेड एक्सिस का मतलब पॉइंट आपकी एयर में चली जाएगी। भाई एक तो प्लेन हुई, R2 मीन्स प्लेन, दैट इज एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, ठीक है। R3 मतलब जिसमें एक्स का भी कंपोनेंट है, वाई का भी कंपोनेंट है, जेड का भी कंपोनेंट है, क्लियर। तो जिसमें भी जेड का भी कंपोनेंट आ जाएगा वो ऑब्वियसली पॉइंट एयर में होगा, तो एयर वाले पॉइंट्स को हम डायग्रामेटिकली आसानी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और ज्योमेट्री R3 तक ही होती, लेकिन कंसेप्ट इसके बाद भी कैरी ऑन, ठीक है, क्लियर। आपका कंसेप्ट इसके बाद आएगा Rn। Rn का मतलब R क्रॉस R क्रॉस R, कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसके अंदर क्या क्या आएगा, A1, A2 डॉट डॉट An
such that a1 a2 an belongs to real number। क्लियर इतनी बातें? तो ये ध्यान रखिएगा कि कई लोग ये कहते हैं कि लीनियर अलजेब्रा क्यों पढ़ाया जाता है, ये भी मैं आपको एक बार बता दूं स्टार्टिंग से। भाई एक तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, उसमें लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप एक बार जान लीजिएगा कि इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि रीज़न, जैसे डिमांड फंक्शन, आपको मालूम है डिमांड फंक्शन कितने फैक्टर से गवर्न होती है, ठीक है? तो डिमांड फंक्शन गवर्न होती है एक तो उसके खुद के प्राइस से, नेक्स्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नेक्स्ट इनकम से, ठीक है? इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए 3 ही फैक्टर से सपोज गवर्न होती है, तो 3 फैक्टर मतलब R3 का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है? क्लियर? R3 का कंसेप्ट लगेगा कि मान लीजिए डिमांड फंक्शन इज गवर्न बाय इट्स ओन प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम। मान लीजिए 3 फैक्टर लेते हैं आप, तो R3 का कंसेप्ट लगेगा। आप क्या करते हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, एक फैक्टर चेंज होगा, रिमेनिंग कांस्टेंट होगा, रादर से सिट्रस पैरेबस कंडीशन। लेकिन आपको भी अच्छी तरह से मालूम है डे टू डे लाइफ में सिट्रस पैरेबस कंडीशन नहीं होता, ठीक है? एक साथ जितने भी फैक्टर्स होंगे सब चेंज होंगे, और उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड यदि आप निकाल सको तब जाके वो बेसिकली उस पढ़ाई का मीनिंग। इसलिए लोग कहते हैं कि एमएससी करना जरूरी होता है, क्योंकि बेसिकली लीनियर अलजेब्रा का मेजर कंसेप्ट वहीं यूज होगा। मतलब आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसका मैथमेटिक्स एप्लीकेशन लेके आपको वहाँ चीज़ें पढ़नी है। मतलब आप वंस अगेन डिमांड फंक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हो, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो डिमांड फंक्शन, तो वो R1 बेस्ड नहीं होता। R1 मतलब जिसमें सिर्फ एक फैक्टर चेंज होता है, ठीक है? बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं R1। Rn बेस्ड आपको डिमांड फंक्शन पढ़ाया जाएगा, Rn बेस्ड। इसका मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं सब चेंज होंगे, तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट होगा। क्लियर? ठीक है? तो इसलिए लीनियर अलजेब्रा का यूज। क्लियर? ध्यान रखिए, मैथ्स भी R3 तक जाके ओवर हो जाती है, मैथ्स R3 के बाद नहीं पढ़ाती, क्योंकि R3 के बाद मैथ्स एग्जिस्ट, आपको मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ें हम 3 डायमेंशन तक ही देखते हैं, तो R3 तक मैथ्स पढ़ाती है। और इकोनॉमिक्स में उससे फर्दर कंसेप्ट की जरूरत होती है, दैट इज Rn, क्योंकि डिमांड फंक्शन सिर्फ 3 ही फैक्टर से नहीं गवर्न होता है, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो गवर्न होता है, ठीक है? तो Rn का कंसेप्ट वहां जाके अप्लाई होता है, बी क्लेवर दिस वन, ठीक है? कि इसलिए लीनियर अलजेब्रा का यूज है। ये यानी कि सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाएगा वो लीनियर अलजेब्रा ही पूछा जाएगा, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के बिना इकोनॉमिक्स फर्दर कैरी ऑन नहीं हो सकती। तो मैंने आपसे क्या कहा कि डिमांड फंक्शन कितने फैक्टर से गवर्न होता है, तो आपको भी मालूम है कितने फैक्टर से, 3 ऑनवर्ड फैक्टर से गवर्न होता है। तो ऑब्वियसली आप Rn का कंसेप्ट लगाओ, उसमें सारे फैक्टर्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो मैंने आपको एक बात समझाई कि R1 मतलब ऑब्वियसली रियल लाइन, ठीक है? और जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो वो ऑब्वियसली R1 का ही है पार्ट। अभी जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, हायर में जो पढ़ोगे वो Rn का पार्ट होगा। R2 मतलब प्लेन, R3 मतलब 3 डायमेंशनल प्लेन। Rn पे कोई ज्योमेट्री नहीं है, 3 के ऑनवर्ड कोई ज्योमेट्री होती ही नहीं, ठीक है? लेकिन कंसेप्ट उसके बाद भी कैरी ऑन। अब आइए नेक्स्ट, लिखिए ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ R2। लिखिए ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ R2, यानी कि मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, सबकी ज्योमेट्री ट्राई करूंगा ड्रॉ करने की, ठीक है? उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या रीजन है। तो ये यानी कि जब मैं ज्योमेट्री ड्रॉ करूंगा तो मैं R2 तक की ज्योमेट्री आपके लिए ड्रॉ कर सकता हूं। आप कहेंगे R3 की ज्योमेट्री, तो आपको मालूम है R3 मतलब पॉइंट एयर में जाएगी, और पॉइंट जब भी एयर में जाएगी तो उसकी ज्योमेट्री इतनी आसान नहीं रह जाएगी। क्लियर? ठीक है? लेकिन जो कंसेप्ट R2 के लिए होल्ड करेगा वही बात R3 के लिए होल्ड करेगा, वही बात Rn के लिए भी होल्ड करेगा। लेकिन मैं आपको ज्योमेट्री R2 तक बता सकता हूं, R3 की ज्योमेट्री ड्रॉ करना इतना आसान काम नहीं है, खासकर 2 डायमेंशनल प्लेन में। जब कोई चीज़ 2 डायमेंशनल हो तो आप उस पर R3 की ज्योमेट्री बना रहे हो, तो एक तो दूसरे साइड को समझ में नहीं आएगी, ठीक है? और दूसरा बनाना में इतना आसान काम नहीं, ये दोनों तरफ का प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा सब R2 में एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। क्लियर?
और लेकिन ध्यान रखिएगा वो R3 के लिए होल्ड करेगी, Rn के लिए भी कंसेप्ट होल्ड करेगी। मतलब R3 मतलब एक फैक्टर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो R3 हो जाएगी, यदि उसमें n फैक्टर्स होगी तो ऑब्वियसली Rn होगी। क्लियर है बात है? अब लिखिए एक एक करके पॉइंट लिखिए। ईच पॉइंट इन अ प्लेन, ईच पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड बाय, each point in a plane is determined by ordered pair of numbers, ordered pair of numbers। लिखा आपने each point in a plane is determined by ordered pair of numbers। प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट होंगे। जैसे ये पॉइंट है तो ऑब्वियसली एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है, और ये बात आपकी नॉलेज में पहले से भी है, ठीक है, कि ये आपकी ए हो गई और ये बी हो गई, तो ये ऑब्वियसली ए कॉमा बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नॉलेज पहले से भी है। मैंने दोबारा आपको रिप्रेजेंट कहा है कि कोई भी पॉइंट यदि प्लेन में है तो वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा लिखिए, सेकेंड वन, पहले आप लिख लो, उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और दूंगा। लिखिए द पॉइंट ए कॉमा बी, द पॉइंट ए कॉमा बी geometrically, the point A comma B geometrically represents line joining origin to A comma B, line joining origin to A comma B। मतलब A comma B कोई भी पॉइंट यदि प्लेन पे है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू दैट पॉइंट। ये मैंने आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिया इसी में। मतलब A कॉमा बी या 3,4 यदि मैं कहूं आपसे कोई पॉइंट है तो आप तुरंत सोचिए कि वो लाइन जॉइनिंग ऑरिजिन टू 3,4, ठीक है। क्लियर बात? क्योंकि इसी की अलजेब्रा हम यूज करेंगे। और एक पॉइंट और लिखिए, थर्ड वन लिखिए द ज्योमेट्रिकल पॉइंट A कॉमा बी, the geometrical point A comma B is also represented by, लिखिए is also represented by column matrix, is also represented by column matrix। मैंने आपके लिए लिख दिया है, या ब्रैकेट में लिखिए कॉलम वेक्टर ए बी। मतलब आप इस पॉइंट को कॉलम मैट्रिक्स, ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, कॉलम वेक्टर ए बी, मतलब आप इस पॉइंट को कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हो। यानी कि 95% ऑथर इसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं, लेकिन 5% ऑथर इसे रो मैट्रिक्स में भी लिखते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कॉलम मैट्रिक्स की है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को कॉलम मैट्रिक्स में लिख दिया। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। कुछ लोग इसे रो में भी लिखते हैं, रो मैट्रिक्स में भी, या रादर से रो वेक्टर में भी। अब रही बात हम इसे वेक्टर क्यों कहते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि रो वेक्टर हम इसलिए इसे कहते हैं, या रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ए कॉमा बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू ए कॉमा बी। इज इट अ वेक्टर? तो ये आपकी ऑब्वियसली वेक्टर है, इसलिए लोग कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर कहते हैं। कुछ लोग इसे रो मैट्रिक्स में लिखते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल इट रो मैट्रिक्स एज अ रो वेक्टर। क्लियर बात? तो मैंने आपसे 3 बातें कही। हर एक पॉइंट जो प्लेन पे है वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा, ए कॉमा बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू ए कॉमा बी। तीसरा, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर का फॉर्म दे सकते हैं जो ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर की बात है? ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपके नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। ये बात सिर्फ मैं R2 के लिए नहीं कह रहा हूं, R3 और Rn के लिए भी कह रहा हूं। क्लियर? ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट मैं फर्स्ट वन कह रहा हूं, इस पर मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूं जो हिस्ट्री में हुई है, ठीक है। कभी एक टाइम पे एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन था, डेकार्टे। मैंने आपका नेम लिख दिया। ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था और फिलोसफर भी था, ठीक है। और आपको भी मालूम है जो यूक्लिड की ज्योमेट्री थी, जो आप 10th तक की ज्योमेट्री पढ़ते हो,
दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आपको मालूम है यूक्लिड्स की ज्योमेट्री 300 बिफोर क्राइस्ट में इन्वेंट हुई थी, ठीक है। जो यूक्लिड इन जनरल जो कहा जाता है 300 बीसी की है वो ज्योमेट्री, और वो ज्योमेट्री बहुत ही टफ थी भाई, लोगों के लिए आसान नहीं होती ये बात ध्यान रखिए यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़नी। अब रही बात, ये जो ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है वो जनरली 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है, ठीक है। और उस पर जो थ्योरम्स होते हैं वो लोगों को याद नहीं रहते, क्लियर। वो याद नहीं रहने का रीज़न है कि आपको उस ज्योमेट्री में बहुत सारी बातें यही नहीं समझ में आएगी। जैसे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में वो किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, इधर देखिए ये ट्राइंगल है, कुछ प्रूव करने के लिए वो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। अब कहेंगे यहाँ से यहाँ ज्वाइन करो, अब आपको ये नहीं समझ में आया ये क्यों ज्वाइन करे भाई, क्योंकि उसमें रीजंस बहुत ज़्यादा लोगों को या तो मालूम नहीं है या जानना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वेरी टफ ज्योमेट्री, क्लियर, जो 6, 7, 8 पढ़ाई जाती थी। अब होता क्या था कि उससे तो सारे लोग परेशान थे, ठीक है। तो उस ज्योमेट्री को एक बंदे ने सॉल्व किया, थोड़ा आसान किया। उस बंदे का नाम था डेकार्टे, ठीक है। एक बार लोग कहते हैं कि डेकार्टे थोड़ा बीमार चल रहा था, ठीक है। तो बीमार चल रहा था, तो आपको भी मालूम है जो बीमार होता है पहले के टाइम पे तो जनरली लोग उससे अलग कर दिया करते थे, सोसाइटी से थोड़ा अलग रहो, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि वो अपनी बीमारी हमारी तरफ आप ट्रांसफर कर देना, ठीक है। अपनी बीमारी कहीं हमारी तरफ ट्रांसफर मत कर देना, उसे बाहर कर देते। बीमार आदमियों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उसके आसपास मक्खियां ज़्यादा घूमती, ठीक है। तो उसने सीलिंग के ऊपर मक्खियों की मूवमेंट देखी डेकार्टे ने, ठीक है। और वो मक्खियों को देखता रहा देखता रहा देखता रहा, और देखते देखते उसको एक बात समझ में आ गई कि हर एक मक्खी जो इस सीलिंग के ऊपर है वो ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। बस देखते 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 उसको ये बात समझ में आ गई, हर एक मक्खी जो है इस सीलिंग के ऊपर ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। बस जैसे उसको ये बात समझ में आई कि हर एक मक्खी जो सीलिंग के ऊपर है वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो फटाक से उसके दिमाग में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूले का कंसेप्ट। वो दो मक्खियों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। जैसे उसको समझ में आ गया ये मक्खी एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरी मक्खी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, उसने मक्खियों के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। फिर आपको मालूम है वो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। फिर ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला उसने निकाल दिया एंड सो ऑन। ऐसे करते 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 उसने पूरी यूक्लिड की ज्योमेट्री चेंज कर दी। और उस ज्योमेट्री के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो ज्योमेट्री आज की डेट में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बहुत डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। यूक्लिड इज वेरी टफ ज्योमेट्री, ठीक है। और उस बंदे ने पूरी ज्योमेट्री चेंज कर दी, और उस ज्योमेट्री में हमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि सबके फॉर्मूले, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला हो, सेक्शन फॉर्मूला हो एंड सो ऑन, ठीक है। बस उसको ये बात समझ में आई और उसके साथ ही पूरी ज्योमेट्री चेंज, ठीक है। और उस बंदे का नेम हम पढ़ते भी हैं जब स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, तो आपने सुना होगा कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। आप कहेंगे ये कार्टेशियन कार्टेशियन क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली वो डेकार्टे का कार्ट है, ठीक है। डेकार्टे का कार्ट है, बी क्लियर व्हाट दिस वन, ठीक है। तो वो डेकार्टे का कार्ट है जो हम यूज करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हर एक पॉइंट जो प्लेन के ऊपर है वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के डेट में ये बहुत आसान समझ में आती है लोगों को, लेकिन उसके पीछे डेकार्टे का इन्वेंशन है, क्लियर। और दूसरी बात, हर एक पॉइंट जो भी पॉइंट है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है लाइन जॉइनिंग ऑरिजिन टू दैट पॉइंट, क्लियर। और नेक्स्ट, कोई भी पॉइंट को हम कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम वेक्टर। इस फॉर्मेट में भी लिखी जा सकती है। कुछ लोग इसे रो मैट्रिक्स में भी लिखते हैं, इसलिए उसे रो मैट्रिक्स वेक्टर भी कहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कॉलम मैट्रिक्स की। क्लियर बात? तो तीन बातें मैंने आपको समझाई, और साथ में जिस बंदे ने उसे इन्वेंट किया उसका नेम भी मैंने आपको बता दिया। अब हम फर्दर कंसेप्ट की तरफ चले, लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
ऑब्वियसली इन R2, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो सबको करने आता है, इसमें तो कोई बात नहीं। क्लियर? लेकिन मैं आपको उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा। मैं कोई भी चीज पढ़ाऊंगा आपको तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? विदाउट ज्योमेट्री मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। मान लिया हमारे पास एक पॉइंट है, लिखिए लेट u इज इक्वल टू 2,0। ऑब्वियसली हम इसे कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? और दूसरा ले लिए v इज इक्वल टू 0,2, ये भी मैं कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? अब यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आपको ही मालूम है ऐड करना कोई ज्यादा टफ काम तो है नहीं, सीधा ऐड कर दीजिए। ये आपकी आ जाएगी 2 2, ऑब्वियसली 2,2 होगी। लेकिन मैं आपसे फिर से कहूंगा कि मैं ये एडिशन आपको नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है? मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो मैं आपको ज्योमेट्री इसके लिए ड्रॉ कर देता हूं। आपके पास एक वेक्टर है 2,0, जो आपका वेक्टर u, ये रही 2,0। ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको मालूम ही है, लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 2,0। नेक्स्ट दूसरा है 0,2, जिसका भी मीनिंग आपको मालूम है, लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 0,2। अब मुझे बताइए, आपके पास एक वेक्टर u है ये, और एक वेक्टर v है। मुझे बताइए इन दोनों वेक्टर को जब आप ऐड करेंगे तो कौन सा लॉ लगेगा? तो लॉ आपको भी अच्छी तरह से मालूम है, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का टेल मैच, तो टेल जब भी मैच होगा तो पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, ठीक है? इतनी बातें क्लियर? और हेड टू टेल होता तो ट्रायंगल लॉ लगता है। तो टेल टेल मैच है, ऑब्वियसली पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम आपको फॉर्म करना होगा। रफली मैंने आपके लिए फॉर्म कर दिया। अब रही बात, ये आपकी u प्लस v होगी, दैट इज कॉल्ड 2,2। तो जो बातें मैंने आपको ऊपर समझाई, ये वाली, जो कि आप पहले से भी जानते होंगे, ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने आपको इसमें कुछ बताया है। मैंने क्या कहा कि ये जो आप लिखे जा रहे हो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही है, ठीक है? मतलब लीनियर अलजेब्रा मतलब लाइंस की अलजेब्रा में, ये उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपका बेस है, ठीक है? किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। नहीं तो आपको लगेगा कि डेफिनेशन मैकेनिकल है, पता नहीं है डेफिनेशन बार बार रटना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो फिर आप रटने वाला काम करोगे। पहले तो आप समझो कि वो क्या कह रहा है। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिकली कह रहा है कि ये जो वेक्टर एडिशन हुई है वो ज्योमेट्रिकली ये मीनिंग करती है। क्लियर इतनी बातें, ठीक है? ये आपकी उसकी मीनिंग कि भाई आप ऐड कर लिए तो ऑब्वियसली 2,2 आएगी, वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ से आपकी ये पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री होगी। अब आइए नेक्स्ट, लिखिए लेंथ ऑफ अ वेक्टर। कुछ लोग इसे नॉर्म ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं। लेंथ ऑफ अ वेक्टर और समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, ठीक है? क्लियर? लिखिए लेट u इज इक्वल टू a, b, यानी कि मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रहा हूं वो R2 में दे रहा हूं, बट इट विल ऑल्सो होल्ड फॉर R3 एंड Rn। R3 में एक कंपोनेंट इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा a, b, c, ठीक है? कंसेप्ट एज इट इज रहेगी। तो ये आपकी a, b। मैंने आपसे क्या कहा, a, b का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू a, b, ठीक है? ऑब्वियसली ये हमारी a है और ये b। लेंथ ऑफ अ वेक्टर मतलब ये कितनी लेंथ हुई इसकी, तो आपको ही मालूम है लेंथ कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। ये ऑब्वियसली क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये उसकी लेंथ हुई, ठीक है? जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं u। दो डंडे का हेल्प लेना, दो डंडे का मतलब लेंथ ऑफ अ वेक्टर, और सिंगल डंडा लगाएंगे देन इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं,
इन जनरल, ठीक है, कि भाई दो डंडा जहां भी लगा हुआ हो वो बेसिकली लेंथ ऑफ अ वेक्टर की बात कर रहा है, और सिंगल डंडे का मतलब मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। आपको अच्छी तरह से मालूम आ गया कि लेंथ क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आपकी यू ए कॉमा बी कॉमा सी होती तो लेंथ ऑफ अ वेक्टर हो जाती अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे यदि उसके अंदर एन कंपोनेंट होगी तो उसके साथ वो एन कंपोनेंट अटैच हो जाएगी। क्लियर बात? मैं R2 में बार बार ज्योमेट्री इसलिए बना रहा हूं, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं R3 की ज्योमेट्री आपके लिए बना नहीं सकता और Rn तो वैसे भी नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, एक सिंपल सी बात हमेशा याद रखिए जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, कि ऐसा लिखा हुआ हो तो ये मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर, मतलब आपको कभी कंफ्यूजन हो तो मैंने आपको हिंट दिया, और इस तरह लिखा हुआ हो कुछ तो ये आपकी लेंथ ऑफ अ वेक्टर, जिसे आप नॉर्म ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो लेंथ मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट है, लिखिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में लिखो हैविंग मैग्नीट्यूड 1, राइट ऑन, हैविंग मैग्नीट्यूड 1 and direction same as given vector, having magnitude 1 and direction same as given vector। लिखा आपने? तो लिखिए फॉर एग्जाम्पल u इज इक्वल टू 3,4, 3,4 आपकी है लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 3,4। ठीक है, आपको भी मालूम है इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। पहले लेंथ निकाल लो, कितनी हो गई? 5। अब यदि आप वेक्टर को उसके लेंथ से डिवाइड दे देंगे, ठीक है, कोई भी वेक्टर को उसके लेंथ से डिवाइड दे देंगे तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। यूनिट वेक्टर का मतलब हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन सेम एज गिवन वेक्टर। ठीक है, तो मुझे आप लिख ली x इज इक्वल टू u अपॉन लेंथ ऑफ u, लिखिए वेर x इज यूनिट वेक्टर, लिखिए दिस इज इक्वल टू x 1/5 3,4, दैट इज 3/5 4/5। ये बेसिकली आपकी यूनिट वेक्टर होगी। यदि मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो रफली ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी 3/5 4/5 की, मतलब ये 1 लेंथ की होगी आपकी और डायरेक्शन वही होगी जो सेम एज गिवन वेक्टर। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर आपको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आई नेक्स्ट कंसेप्ट। तो मैंने आपको एक तो लेंथ समझाया और दूसरा मतलब नॉर्म समझाया और दूसरा यूनिट वेक्टर समझाया। अब आइए नेक्स्ट, यहां से आपका एक्चुअल स्टार्टिंग होती है जिसमें एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट, कुछ लोग इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, या फिर इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या तो आप स्केलर प्रोडक्ट को या डॉट प्रोडक्ट को या इनर प्रोडक्ट को। ठीक है, इसमें नेम में कोई फर्क नहीं है देने की। यहां से आपकी एक्चुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था वो बेसिकली जनरल नॉलेज के फॉर्म का था, ऑल्दो रिक्वायर्ड है लेकिन है वो जनरल नॉलेज ही आपकी। अब यहां से आपकी प्रॉपर नॉलेज स्टार्ट होती है जिसमें प्रूफिंग के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये होता क्या है वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन लेट u इज इक्वल टू x1 y1
एंड v इज इक्वल टू x2 y2। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं R2 के, बिलोंग्स टू R2। ठीक है, यदि आपको u डॉट v निकालना है तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करनी होगी। ऑब्वियसली x1 x2 आएगा, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करनी होगी। ऐसे यदि थर्ड होता तो थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करनी होती, और nth होता तो nth को nth से मल्टीप्लाई करनी होती। तो अभी तो दो ही कंपोनेंट थे, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, आपको इनर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इनर प्रोडक्ट कहें या स्केलर प्रोडक्ट कहें, एक ही बात। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं। u इज इक्वल टू 3,4 एंड v इज इक्वल टू 5,6। तो मुझे बताइए u डॉट v क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई। ये हो गई 15 प्लस 24 दैट इज 39। मुझे बताइए इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये जो 39 है इसमें क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड यदि होगा तो इसे हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। यहां मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा तो हम इसे कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता तो हम इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्केलर प्रोडक्ट। रही बात, हम डॉट प्रोडक्ट इस नेम से कहते हैं क्योंकि दोनों के बीच में डॉट लगा। और रही बात इनर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि इनर प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंदर की बात है। ठीक है, क्योंकि रीजन जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो इनर हो रही है, कोई बाहर से कोई मेंबर नहीं आया। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आइए टू द पॉइंट, इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलो। मेन इसकी प्रॉपर्टीज है, लेके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, देखिए फर्स्ट वन, u डॉट u इज इक्वल टू लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर। ठीक है, u डॉट u इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन के ट्रैपिंग में आप जा रहे हो, मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि फर्स्ट स्टेप क्या लिखें, तो आप इस प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लीजिए। जब भी आप प्रॉब्लम में हो कि यार क्वेश्चन तो आ गया है, फर्स्ट स्टेप क्या लिखो, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा रिकॉल किया कीजिए। ठीक है, कि u डॉट u लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर होता है। इस प्रॉपर्टी को जब भी अप्लाई करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रूफ कर लीजिए इसे। प्रूफिंग आपको करनी है सारे। लेकिन लेट u इज इक्वल टू x1 x2 xn बिलोंग्स टू R। यानी कि प्रूफिंग R2 पे नहीं करनी है, प्रूफिंग हमेशा Rn पे करनी है। ठीक है, जो भी प्रूफ होगा सब Rn पे। समझने के लिए आपकी R2 है, R3 है, लेकिन प्रूफिंग सब Rn की। अब लिखिए u डॉट u, आपको मालूम है x1 x2 xn डॉट x1 x2 xn होगा। फर्स्ट कंपाउंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपकी आ जाएगी x1 स्क्वायर। सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई होगी x2 स्क्वायर। nth कंपोनेंट को nth से मल्टीप्लाई होगी, दैट इज xn स्क्वायर। कोई डाउट? फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, nth को nth से। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x1 स्क्वायर से स्टार्ट xn स्क्वायर तक, इसका होल स्क्वायर। अब रही बात लेंथ ऑफ u क्या होगी, तो यदि मैं लेंथ ऑफ u की बात करूं तो यदि सिर्फ दो कंपोनेंट होगा तो क्या होगा? सिर्फ दो कंपोनेंट होता तो ये होता अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। यदि R2 का होता तो Rn में होगा तो क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर का अंडर रूट। ये बात क्लियर ना? तो ये बेसिकली आपकी क्या है? लेंथ ऑफ u।
ये बात आपको समझ में आ गई कि लेंथ ऑफ यू, और यही बात इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये लेंथ ऑफ यू होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर। वैसे तो लेंथ ऑफ यू क्या होता, R2 के अंदर होता अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, R3 के अंदर क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर का अंडर रूट। सेम बात xn स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ ऑफ यू होल स्क्वायर हुई। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर, और उसकी नॉलेज भी आपकी होनी चाहिए। एक रिमार्क यहां लिख लीजिएगा, आपके पास है u डॉट यू लेंथ ऑफ यू होल स्क्वायर। आपको मालूम है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, लेंथ जब भी होगा या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगी, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, u डॉट यू यदि आपकी जीरो, यानी कि u डॉट यू यदि आपकी जीरो, इसका मतलब ऑब्वियसली u आपकी जीरो, क्योंकि सिर्फ जीरो की ही लेंथ आपकी जीरो होगी, बाकी किसी की भी लेंथ जीरो हो नहीं सकती है, क्योंकि आप जब लेंथ का फॉर्मूला लिखते हो तो अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन लिखते हो। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब सम टोटल कभी भी जीरो नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो खुद ही जीरो नहीं होगा। तो u डॉट यू जब भी जीरो हो इसका मतलब u आपकी जीरो। इस पे मैंने आपसे कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैं इसे काउंट कर रहा हूं। वैसे ऐसा नहीं कि बाकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत वाली प्रॉपर्टी यही है आपकी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यूज होगी। अब लिखिए सेकंड वन, प्रॉपर्टी नंबर 2, लिखिए u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट यू। लिखिए वेयर u कॉमा v बिलोंग्स टू Rn। या तो लिखा होगा u कॉमा v इज अ वेक्टर, या लिखा होगा u कॉमा v बिलोंग्स टू Rn। प्रूफ कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिरदर्दी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ है आपका। u आप ले लो x1 x2 xn बिलोंग्स टू Rn, v ले लो y1 y2 yn बिलोंग्स टू Rn। ठीक है, नेक्स्ट u डॉट v निकालो। आपको मालूम है u डॉट v निकालना बहुत आसान काम है। फर्स्ट कंपाउंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड से, nth को nth से, तो ये हो जाएगी x1 y1 प्लस क्या x2 y2 प्लस क्या xn yn होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो y1 x1 y2 x2 yn xn होगा। नेक्स्ट ये आपकी हो जाएगी y1 y2 yn डॉट x1 x2 xn। ठीक है, ये ऑब्वियसली आपकी हो जाएगी v डॉट यू। कोई प्रॉब्लम, जो u डॉट v होगा वही v डॉट यू होगा। ठीक है, इन प्रूफिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफिंग। ठीक है, थर्ड वन लिख ली, लिखिए u प्लस v डॉट w, u प्लस v एक ब्रैकेट में डॉट w इक्वल टू, लिखो इज इक्वल टू u डॉट w प्लस v डॉट w। साइड में लिख ली वेयर u v w बिलोंग्स टू Rn। आपको मालूम है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक तो लेना है u x1 x2 xn, v क्या लेना है y1 y2 yn, w क्या लेना है z1 z2 zn। पहले उन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, फिर w से डॉट करा लीजिएगा और इधर अलग अलग डॉट कराइएगा, वो चीज़ें आ जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसा कोई प्रूफ में है नहीं कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं। लेकिन फोर्थ वन प्रूफ आप खुद से कर लीजिएगा।
लिखिए के यू डॉट वी इज इक्वल टू के यू डॉट वी। लिखिए वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर कहें या स्केलर कहें, एक ही बात है। और u कॉमा वी बिलोंग्स टू आर एन। कुछ लोग आर एन कहते हैं, कुछ लोग वेक्टर कहते हैं। u कॉमा वी इज अ वेक्टर, तो वेक्टर मतलब आर एन का कंपोनेंट। ठीक है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। पहले u ले लीजिएगा, x1 x2 xn, उसे k से मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई करने के बाद v से डॉट करा दीजिएगा, तो वो रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रूफिंग में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी आपको, इसलिए मैंने नहीं कराया, आप इसे खुद से कर लीजिए। अब आइए एक फिफ्थ वन, ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इफ u एंड v आर ऑर्थोगोनल, देखिए इफ u एंड v आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर। देखिए देन u डॉट v इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी, इफ u एंड v आर ऑर्थोगोनल मतलब रादर से परपेंडिकुलर, देन u डॉट v इज इक्वल टू 0। आ जाइए प्रूफिंग में, ये हमारा वेक्टर u है और ये हमारा वेक्टर v है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब रही बात u डॉट v यदि परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन कर दिया, ठीक है, क्लियर। u और v बनाने के बाद इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वेक्टर बिना एरो के नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। वेक्टर है तो एरो लगाना पड़ेगा आपको। तो मैंने एक एरो किधर भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहां लगा दिया एरो, आप इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप किधर लगाना चाहते हो। ठीक है, क्लियर। तो मैंने एरो लगा दिया और इसे हमने कहा x, कि ये वेक्टर x। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है बाय ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ का मतलब आपको अच्छी तरह से मालूम है ट्राइंगल लॉ क्या कहती है। एक वेक्टर का यदि हेड होगा तो उसके ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली u के हेड पे क्या x का टेल है, तो ऑब्वियसली है। तो इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो u प्लस x क्या होगा, ऑब्वियसली v के इक्वल होगा। ठीक है भाई, यहां से आप स्टार्ट हुए, यहां गए, u के हेड पे x का टेल हो गया, x ने आपको यहां पहुंचा दिया, कंफर्म। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुए थे और फाइनली यहां पहुंच गए आप, ऐसे जाके। अब ट्रायंगल लॉ ये कहती है कि जब भी आप इनिशियल और फाइनल मिलाओगे तो आपको मिलेगा u प्लस एक्स। क्या मिलेगा, u प्लस एक्स, जो किसके इक्वल है, ऑब्वियसली v के इक्वल है। तो लिखिए बाय ट्रायंगल लॉ u प्लस एक्स इज इक्वल टू v। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u। तो आप यहां लिख दो x की जगह v माइनस u। कोई प्रॉब्लम यहां तक। ट्राइंगल लॉ से मैंने इस x को निकाल लिया। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ v होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ v माइनस u होल स्क्वायर। होगा कोई प्रॉब्लम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये आपकी हो जाएगी u डॉट u, ये आपकी हो जाएगी v डॉट v, ये हो जाएगी v माइनस u डॉट v माइनस u। नेक्स्ट ये आपकी u डॉट u, v डॉट v, इनको मल्टीप्लाई करो। ये मैंने कौन सा लगाया, लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर इज इक्वल टू u डॉट u, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेम बात वहां लगा दी आपके लिए। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, v डॉट v, नेक्स्ट माइनस u डॉट v,
माइनस वी डॉट यू प्लस यू डॉट यू। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यू डॉट यू और यू डॉट यू आपकी कैंसिल आउट, वी डॉट वी कैंसिल आउट। तो ये क्या बचा? 0 इज इक्वल टू, आपको मालूम है u डॉट वी और v डॉट यू में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो आप इसे लिख सकते हो -2 टाइम्स u डॉट वी। फाइनली u डॉट वी इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो वेक्टर्स जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 5 स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज हैं जिसकी नॉलेज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और ये हमेशा आपको क्वेश्चन में भी फिट करने आना चाहिए। एक आध क्वेश्चन मैं और आपको करा देता हूं प्रॉपर्टीज के अलावा। एक आइए ये रहा, ये भी आपके एग्जामिनेशन में कभी आया था। लेकिन टू प्रूव के यू, दो डंडी का मतलब लेंथ ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ के लेंथ ऑफ यू, ये आपका क्वेश्चन है, ये प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, क्लियर? लिखिए वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड u बिलोंग्स टू Rn। या तो लिखा होगा k बिलोंग्स टू स्केलर एंड u इज अ वेक्टर। लिखिए प्रूफ। राइट डाउन, लेट u इज इक्वल टू x1 x2 xn बिलोंग्स टू Rn। नेक्स्ट निकालो ku, क्या आ जाएगा? के x1 के x2 के xn होगा। नेक्स्ट के यू लेंथ, क्या आ जाएगा? के x1 का होल स्क्वायर से स्टार्ट के xn तक। ठीक है, यहां तक के स्क्वायर आप इसमें कॉमन ले लो, क्या रह गया? x1 स्क्वायर से लेकर xn स्क्वायर तक। नेक्स्ट के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा? आपको भी अच्छी तरह से मालूम है, के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ के। ठीक है, ना कि के, बी क्लियर दिस वन। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ एक्स, नॉट एक्स। सो अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ के। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ और नंबर इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का नॉन नेगेटिव होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये यानी कि अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर क्या होगा? मॉडुलस ऑफ के, और जो रह गया उसे कॉपी कर लिए, x1 स्क्वायर से xn स्क्वायर तक। ये आपकी हो जाएगी मॉडुलस ऑफ के, और ये वेक्टर आपकी हो जाएगी वेक्टर यू। सिंपल सी प्रूफिंग आपको करनी है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, क्लियर? तो आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करो, और ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड मैंने आपसे क्या कहा कि थोड़ा ज्यादा ही होगा। ठीक है, एक मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर कराऊंगा। लिखिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है? ट्राइंगल के दो साइड्स का सम थर्ड साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर? तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको ये प्रूव करना होता है। लिखिए टू प्रूव u प्लस v इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ u प्लस लेंथ ऑफ v। ट्राइंगल के दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा।
रही बात इक्वल टू साइन क्यों है, इक्वल टू तभी होल्ड करेगी जब वो तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे हो। ठीक है, तो आप कहेंगे एक लाइन पे होगा तो ट्राइंगल होगी ही नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं होगी। तो लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल के साथ कॉलिनियर कंडीशन हमेशा पढ़ा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कभी, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे होते हैं। 3 पॉइंट्स मतलब रादर सारे पॉइंट्स एक लाइन पे होते हैं। तो ये यानी कि जब भी ट्राइंगल स्टडी की जाती है तो उसके साथ कॉलिनिटी की कंडीशन भी स्टडी की जाती है। वैसे ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है, ठीक है, क्या क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है कि ट्राइंगल के दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। मैं आपके लिए प्रूफ कर देता हूं, लिखिए प्रूफ। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी प्रूफ स्टार्ट करते समय कोई दिक्कत हो तो स्केलर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपको हमेशा हेल्प करेगी। तो मुझे बताइए, स्केलर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका होल स्क्वायर क्या देगा, u प्लस वी डॉट यू प्लस वी देगा। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आप इसे लिखो u प्लस वी होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, u डॉट यू डॉट वी डॉट यू और क्या v डॉट वी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये आपको भी मालूम है u डॉट यू आपकी लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, v डॉट वी क्या होगी, लेंथ ऑफ v होल स्क्वायर हो जाएगी। और u डॉट v और v डॉट u में कोई डिफरेंस होता नहीं, ये आपकी लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर हो गई, ये आपकी लेंथ ऑफ v होल स्क्वायर हो गई। u डॉट v और v डॉट u में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो ये आपकी 2 टाइम्स u डॉट v होगी। क्लियर? इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब रही बात नेक्स्ट लाइन में, कि u डॉट v जो होती है वो हमेशा लेंथ ऑफ u लेंथ ऑफ v से लेसर होती है। ठीक है, तो आप इसे लिखो लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ u होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ v होल स्क्वायर प्लस 2 लेंथ ऑफ u लेंथ ऑफ v। ये यानी कि इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, दैट थ्योरम इज कॉल्ड कॉची-श्वार्ट्ज। कॉची-श्वार्ट्ज ये कहती है कि u डॉट v का मॉड, मतलब u डॉट v नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हमेशा लेंथ ऑफ u लेंथ ऑफ v से कम होती है। ठीक है, कम कहें या इक्वल भी हो सकती है। u डॉट v का मॉडलस मतलब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव यदि हो जाए, मतलब मॉड तो इसलिए ली जाती है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब पॉजिटिव होने पे लेंथ ऑफ u लेंथ ऑफ v से कम होगी। तो यदि u डॉट v नेगेटिव हुई तो वैसे भी कम होगी। ठीक है, तो कॉची-श्वार्ट्ज का हमने हेल्प लिया है, ऑल्दो कॉची-श्वार्ट्ज मैं आपके लिए प्रूव करूंगा, अभी तो मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, इस क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए प्रूव कर दूंगा कॉची-श्वार्ट्ज, ये देने के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो कॉची-श्वार्ट्ज के अकॉर्डिंग मैं आपके नीचे थ्योरम स्टेट भी कर दूंगा कि भाई u डॉट v लेंथ ऑफ u लेंथ ऑफ v से कम होती है। ठीक है, समटाइम्स इक्वल भी हो सकती है। तो यहां तक की पोजीशन तो हमने कर ही ली थी, ये एज इट इज मैंने कॉपी कर दी। ठीक है, और ये नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये आ जाएगी u प्लस वी होल लेंथ होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, मुझे बताओ ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर? तो ये आपकी आ जाएगी लेंथ ऑफ u प्लस लेंथ ऑफ v होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों साइड हटा दो, आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। क्लियर बात? ये प्रूव हो गई। सिर्फ इसमें एक कंसेप्ट
जो मैंने आपको नहीं बताया वो है कॉची सॉर्ज। तो कॉची सॉर्ज मैं आपको बता देता हूँ, नीचे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और जब भी मुझे प्रूफ कराना होगा मैं इसकी प्रूफिंग जरूर करूँगा आपके लिए। क्या है वो यहाँ नीचे लिख ली, कॉची SCHWARTZ इनइक्वालिटी। क्या इनइक्वालिटी कहती है कि U.V का मॉड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ U लेंथ ऑफ V। मॉडलस लगाने के बाद भी ये उससे लेसर होगा, और विदाउट मॉडलस तो लेसर होगा ही होगा। ठीक है, मॉडलस लगाने के बाद भी लेसर होगा और विदाउट मॉडलस तो वैसे भी लेसर होगा। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ इंपोज किया है, नीचे यहाँ लिख लीजिएगा बाय कॉची सॉर्ज। ठीक है, और जब भी मैं आपको टाइम मिलेगा मैं आपके लिए प्रूफिंग जरूर करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वालिटी। तो मैंने आपको बताया इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो बाद में मैंने आपको बताया, स्केलर प्रोडक्ट एंड ऑनवर्ड। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, और ये आपकी नॉलेज इस पर क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। क्लियर? तो लीनियर अलजेब्रा का मतलब पहले तो ये समझिए कि वो लाइंस की अलजेब्रा जरूर है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट उसके लाइंस पे ही बेस्ड है, इसलिए पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। और दूसरा, उसमें आपको 25% अपनी नॉलेज आपकी जो बुक्स है उससे एबव रखनी पड़ेगी। यदि आप उससे एबव हैं 25% तो आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, और नहीं तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। ठीक है, यही प्रॉब्लम एरिया है और कोई प्रॉब्लम एरिया नहीं है। आप प्रॉब्लम एरिया जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेटर आपके लिए। आप सोचोगे वो एज इट इज आएगा तो वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।